वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडनी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर का फोर्थ एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को क्लियर किए थे। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बेसिस पे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि फार्मूला के बेस पे मैं आप लोग बताया हूँ कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या होता है, व्यास के बेसिस पे क्या होता है, परिधि के बेसिस पे क्या होता है और क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या होता है। इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाते हैं, किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 12 के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है कि मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो कि एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस गोले की हमको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में होगा और ये दोनों किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं इस चीज़ को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व करा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बेसिस पे। ठीक है, मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले की हमको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई। कि त्रिज्या किसके अकॉर्डिंग में होगा। ठीक है, तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी त्रिज्या जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है भाई हमको। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम लोग रेडियस के बेसिस पे देखते हैं, यहाँ पर हम लोग किसके बेसिस पे देखते हैं भाई, रेडियस, और जिसको त्रिज्या बोलते हैं, और दूसरा डायमीटर, व्यास बोला जाता है, तीसरा सरकमफ्रेंस, परिधि, चौथा एरिया ऑफ सर्किल, क्षेत्रफल। तो रेडियस, त्रिज्या, डायमीटर, व्यास, सरकमफ्रेंस, परिधि, एरिया ऑफ सर्किल, क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि रेडियस त्रिज्या के बेस पे क्या होता है और क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। रेडियस त्रिज्या के बेस पे क्या होता है, डायमीटर व्यास के बेस पे क्या होता है, और सरकमफ्रेंस परिधि के बेस पे क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है। तो रेडियस त्रिज्या के बेस पे देखेंगे, डायमीटर व्यास के बेस पे देखेंगे, सरकमफ्रेंस परिधि के बेस पे देखेंगे, एरिया ऑफ सर्किल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में देखेंगे। ठीक है, तो रेडियस को त्रिज्या के बेस पे हम लोग देख लेते हैं, फिर डायमीटर व्यास के बेस पे देखेंगे, फिर सरकमफ्रेंस परिधि के बेस पे देखेंगे, फिर एरिया ऑफ सर्किल क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, तो रेडियस त्रिज्या के बेसिस पे रहेगा, फिर डायमीटर व्यास के बेस पे रहेगा, फिर सरकमफ्रेंस परिधि के बेस पे रहेगा, फिर एरिया ऑफ सर्किल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्षेत्रफल के बेसिस पे भी देख सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं भाई कि त्रिज्या के बेस पे क्या होगा और व्यास के बेस पे क्या होगा। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे, व्यास के बेस पे क्या आ जाएगा, परिधि के बेस पे, और यहाँ पर क्षेत्रफल के बेस पे। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे देखेंगे, व्यास के
फिर परिधि के बेस पे, फिर क्षेत्रफल। तो रेडियस त्रिज्या के बेस पे होता है, डायमीटर व्यास के बेस पे होता है, सरकमफ्रेंस परिधि के बेस पे होता है, और एरिया ऑफ सर्किल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होता है। तो रेडियस त्रिज्या के बेस पे और ये आप लोगों का डायमीटर के बेस पे, सरकमफ्रेंस परिधि और एरिया ऑफ सर्किल क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रेडियस के बेस पे क्या होता है, डायमीटर के बेस पे क्या होता है, सरकमफ्रेंस के बेस पे क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से क्या होता है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं भाई। ठीक है, तो जब भी हम लोग त्रिज्या के बारे में पढ़ते हैं भाई, तो त्रिज्या के अकॉर्डिंग हमारे पास आर आता है, व्यास के बेस पे पढ़ते हैं तो 2r, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr² आता है। तो एक r के बेस पे होता है, एक 2r होता है, एक 2πr होता है, एक πr² होता है। क्लियर। तो त्रिज्या को r के बेस पे देख लेते हैं, डायमीटर व्यास को 2r के बेस पे देख लेते हैं, परिधि को 2πr के माध्यम से देख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्षेत्रफल को πr² के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या r के बेसिस पे रहेगा, व्यास 2r के बेसिस पे रहेगा, परिधि 2πr के बेसिस पे रहेगा, सरकमफ्रेंस आप लोगों के पास एरिया ऑफ सर्किल क्षेत्रफल πr² के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो रेडियस त्रिज्या के अकॉर्डिंग में r होता है, डायमीटर 2r, परिधि सरकमफ्रेंस 2πr, एरिया ऑफ सर्किल क्षेत्रफल πr² के बेसिस होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि यदि मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है। इस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं, दिया है शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमको यहाँ से ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन के बेस में बोल रहा है कि मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हमको तो गोले की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दिया गया भाई हमारे पास। क्लियर किए, मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो r रेडियस के बेस पे त्रिज्या हो जाएगा, डायमीटर के बेस पे व्यास हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के बेस पे परिधि हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है भाई। तो इस गोले के हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये त्रिज्या किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या
6 सेंटीमीटर है जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या। तो शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या। हम लोगों को यहाँ पर r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आधार की त्रिज्या r का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, जबकि गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब कैपिटल के बेस पे हम लोगों को ज्ञात करनी है भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से ही कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि वास्तव में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, कहाँ से निकालना है, किस फार्मूला के बेसिस पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊँचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या। हम लोग यहाँ पर गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है मतलब कैपिटल R। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो रेडियस r के बेस पे होता है, त्रिज्या डायमीटर व्यास 2r के बेसिस होता है, सरकमफ्रेंस परिधि 2 पाई r, एरिया ऑफ सर्किल क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। क्लियर, तो त्रिज्या को r के बेस पे देखेंगे, व्यास को 2r के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, सरकमफ्रेंस में 2 पाई r हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल में पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या r के बेसिस पे। हमको यहाँ पर गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई कि शंकु की ऊंचाई h के बेस पे 24 सेंटीमीटर दिया गया है, आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया, ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या मतलब कैपिटल R का वैल्यू। यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है हमको गोले की त्रिज्या कैपिटल R के माध्यम से। जबकि यहाँ पर मैं बोला हूँ कि भाई कि त्रिज्या r के बेस पे होता है और 2r के बेस में आपका व्यास, 2 पाई r के बेस पे आपका परिधि और पाई r स्क्वायर के माध्यम से होता है आपका क्षेत्रफल, जो कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी इसी के अकॉर्डिंग में रहता है। ये r त्रिज्या के बेस पे है, ये 2r व्यास के बेस पे है, ये 2 पाई r परिधि के बेस पे है, ये पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल के बेसिस पे। तो त्रिज्या r के बेसिस पे होता है, व्यास 2r, परिधि 2 पाई r, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के बेसिस पे। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, व्यास के बेस पे क्या हो जाएगा, परिधि के बेसिस पे क्या होता है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग त्रिज्या के बेसिस पे जान सकते हैं भाई, व्यास के बेसिस पे जान सकते हैं भाई, परिधि के माध्यम से जान सकते हैं ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो ठीक है, तो रेडियस त्रिज्या के बेस पे सॉल्व करेंगे, फिर व्यास के बेस पे सॉल्व करेंगे, 2r होता है, फिर परिधि 2 पाई r के बेसिस हो जाएगा, फिर क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर त्रिज्या के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ठीक है, तो त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला गया है कि मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जो एक बच्चा गोले में
परिवर्तित कर देता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस गोले की हमको क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या के माध्यम से ज्ञात करनी है भाई, ठीक है। तो इसमें आप लोग त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिज्या r के बेस पे होता है, व्यास 2r के बेस पे होता है, परिधि 2πr के बेस पे होता है और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि जिस तरीके से हम लोग शंकु के बेस पे जानते हैं, किसके बेस पे जानते हैं? शंकु के बेस पे, ठीक है। कि शंकु के बेस पे क्या होता है? तो शंकु का पहला हम लोग जानते हैं कि शंकु का आधार का जो क्षेत्रफल होता है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, बेसिक चीज़ जानना बहुत ही जरूरी होता है भाई। क्वेश्चन का क्या हो तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। शंकु का आधार का क्षेत्रफल, दूसरा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर तीसरा होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहला शंकु का आधार का क्षेत्रफल, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यह हो जाएगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल, फिर ये शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर ये हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं, शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। और चौथा शंकु का आयतन के बेस पे, शंकु का आयतन के बेस पे। तो पहला शंकु का आधार का क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का आयतन। तो पहला शंकु का आधार का क्षेत्रफल, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे भाई कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके माध्यम से रहेगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, शंकु का आयतन किसके बेस पे रहेगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का आयतन के बेस पे रहेगा, ठीक है। कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, फिर शंकु का वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, फिर शंकु का आयतन किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का आयतन। तो पहला हो जाएगा शंकु का आधार का क्षेत्रफल, फिर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन के बेस पे, ठीक है। तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को शंकु के बेस पे देखते हैं या फिर हम लोग गोले के माध्यम से देखते हैं, हम लोग इस चीज़ को शंकु के माध्यम से देखते हैं या फिर गोले के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ को हम लोग यहाँ से गौर करना है, ठीक है, कि शंकु के बेसिस पे क्या होता है और गोले के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बेस से होता है, पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है, ठीक है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। तो शंकु का आधार के क्षेत्रफल को देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर एल हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के माध्यम से देखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को पाई आर एल के माध्यम से देखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा तो पाई आर एल के माध्यम से हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो पहला शंकु के बेस पे देखेंगे, इसी चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखेंगे भाई, जब हम लोग इस चीज़ को शंकु के बेसिस पे देखते हैं भाई कि शंकु के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल में हमारे पास क्या आता है, ये पाई आर स्क्वायर के माध्यम से आता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, ठीक है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग शंकु के बेसिस पे जान सकते हैं और शंकु के वक्र पृष्ठ के माध्यम से जान सकते हैं, शंकु के आधार के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है इसके माध्यम से जान सकते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं, शंकु का आयतन के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर,
शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको नॉलेज में यह होना चाहिए भाई कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है भाई। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से होता है भाई। शंकु का आयतन क्या होता है भाई, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है भाई। ठीक है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास यहाँ पर दिया गया भाई कि दिया है शंकु की ऊंचाई h = 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या r के बेसिस पे। तो चूँकि हम जानते हैं चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ से चूँकि हम जानते हैं कि गोले का, ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होती है। ठीक है, तो तथा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों को सॉल्व कर सकते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस पे रहेगा और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस पे रहेगा और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से रहेगा और शंकु का आयतन रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस में भी आएंगे। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई h = 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है तथा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो शंकु की ऊंचाई h = 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या r = चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है तथा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई h = कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है तथा शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो दिया है शंकु की ऊंचाई h = 24 सेंटीमीटर के बेसिस पे, आधार की त्रिज्या r = 6 सेंटीमीटर के बेसिस पे। ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है तथा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि दोनों के आधार की त्रिज्या एक बच्चे गोले में परिवर्तित कर देता है, इसलिए गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से कि गोले का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पर शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये 4/3 और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 1/3 ये पाई हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया है 6 तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच का वैल्यू दिया गया है 24। चलिए अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये पाई से कट जाएगा भाई,
क्लियर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/3 आर का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू ये हो जाएगा 36/1 इंटू 24/1 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4r³ का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा इंटू 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 36 इंटू 24 के साथ हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चूँकि शंकु को ऊंचाई h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया गया है, आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ज्ञात करना है, गोले की त्रिज्या। तो चूंकि शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ज्ञात करना है हमको, गोले की त्रिज्या कैपिटल R के बेसिस पे। तो चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होती है तथा शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होती है, ठीक है। तो दिया है शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ज्ञात करना है हमको, गोले की त्रिज्या कैपिटल R। चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होती है तथा शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h होती है। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा इक्वल टू 1/3 पाई r² h हो जाएगा, ठीक है। तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन हो जाएगा तो 4/3 पाई r³ इक्वल टू 1/3 पाई r² h हो जाएगा। तो 4/3 पाई r³ इक्वल टू 1/3 पाई 6 का स्क्वायर इंटू 24 के बेस हो जाएगा। तो 4/3 r³ इक्वल टू 1/3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 36/1 और इंटू 24/1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r³ का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4r³ हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 36 के साथ हो जाएगा तो 3 इंटू 36 इंटू 24 के बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से है गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन के बेसिस पे है, यहाँ पर गोले का आयतन बराबर क्या है, शंकु के आयतन के बेसिस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन के बेस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, गोले का आयतन बराबर शंकु के आयतन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³ इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई r² h हो जाएगा। तो 4/3 पाई r³ इक्वल टू 1/3 पाई 6 का स्क्वायर इंटू 24 के बेसिस हो जाएगा। तो 4/3 r³ के बेसिस हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 36/1 इंटू 24/1 के बेसिस हो जाएगा। क्लियर। तो गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन के बेस पे। तो 4/3 पाई r³ इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई r² h के बेसिस हो जाएगा। तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा इक्वल टू 1/3 पाई 6 का स्क्वायर इंटू 24 के बेसिस हो जाएगा। तो 4/3 r³ इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 36/1 इंटू 24/1 हो जाएगा। तो 4r³ इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 36 इंटू 24 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4r³ इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 36 इंटू 24 के बाद 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा भाई। यहाँ से r³ का वैल्यू हो जाएगा 36/24 के बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग r³ का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, तो 9 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, r³ के बेसिस पे। अब इसका आगे को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। r³ के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर आ गया है r³ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 24 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से r³ का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल आ जाएगा 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 216 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ये 216 के बेस पे आ जाएगा। क्लियर। ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में आ जाएगा, 216 के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन के बेस पे था 4/3 पाई r³ इक्वल टू 1/3 पाई r² h। तो 4/3 पाई r³
इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और पाई 6 का स्क्वायर इंटू 24 के बेस हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 आर क्यूब इक्वल टू 1/3 इंटू 36/1 इंटू 24/1 हो जाएगा तो 4 आर क्यूब इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 36 इंटू 24 के बेस हो जाएगा तो 4 आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 36 इंटू 24/3, 3 से कट जाएगा तो आर क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 36 इंटू 24/4 तो 4 1 4 4 9 36 तक बेस हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 24 के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के माध्यम से यहाँ पर लग जाएगा भाई, ठीक है। और 216 का स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर 6 आता है भाई, हमारे पास कितना आता है 6 आता है, क्योंकि यहाँ पर मैं निकाल के बता देता हूँ भाई। देखिए 216 के बेस पे 6 3 18 6 6 का 36 6 6 का 36 6 1 6 3 का एक बार जोड़ा बनता है भाई। तो ये आप लोगों का जोड़ा बन गया तो यहाँ पर कितना आ गया 216 का घनमूल बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 के बेसिस पे आ गया और ये हो जाएगा आप लोगों का सेंटीमीटर के बेसिस पे। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अतः उस गोले की त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर होगी। ये आपके आंसर के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 12 के बेसिस पे आपके पास ये दिया गया है कि मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली आपको इस चीज़ को लिखना है भाई, दिया है शंकु की ऊंचाई एच के बेस पे 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या कैपिटल आर के बेसिस पे। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होती है तथा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो गोले का आयतन बराबर होता है शंकु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई और आर का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच का वैल्यू हो जाएगा 24 के बेसिस पे। तो 4/3 आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 6 का स्क्वायर 36/1 24/1 हो जाएगा। तो 4 आर क्यूब इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 36 इंटू 24 के बेसिस हो जाएगा। तो 4 आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 36 इंटू 24/3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो आर क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 36 इंटू 24/4 हो जाएगा, 4 1 4 4 9 36। देन नेक्स्ट स्टेप आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 24 के बेसिस हो जाएगा। देन आर क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 24, देन आर क्यूब इक्वल टू 9 4 36 और 3 कैरी 9 2 18 प्लस 3 21 हो जाएगा। तो आर क्यूब इक्वल टू 216। देन आर इक्वल टू यहाँ से आप लोग का क्यूब रूट हटेगा तो यहाँ पर क्यूब हटेगा तो यहाँ पर क्यूब रूट लग जाएगा भाई, ठीक है। तो 216 का क्यूब रूट हो जाएगा तो यहाँ पर 216 का क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ पर आर का वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के बेस पे। अतः उस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगी। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर किसके बेस पे था 12 नंबर के बेसिस पे था। जब आपके पास ये क्वेश्चन दिए गए भाई कि मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जो एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों का किसके नंबर पे बेस पे है भाई, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 के बेसिस पे। ये कौन से क्वेश्चन नंबर के बेसिस पे है, क्वेश्चन नंबर 12 के बेसिस पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। लोहे के 3 गोलियों को जिनके त्रिज्याएँ 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के बेस पे है, 6 सेंटीमीटर और किसके बेस पे है 8 सेंटीमीटर के बेसिस पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को पिघला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बनाए गए नए गोले की त्रिज्या हमको यहाँ से क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बनाए गए नए गोले की क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं पहला का 6 सेंटीमीटर, दूसरे का 8 सेंटीमीटर और तीसरे का 10 सेंटीमीटर है को पिघला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बनाए गए नए गोले की हमको क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है भाई। तो यहाँ पर भी वही जो आप लोग जानेंगे भाई कि त्रिज्या के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है। तो त्रिज्याएं के बेस में आपके पास R1 आता है, R2 आता है, R3 के बेस पे आता है। परिधि के माध्यम से भी अभी कभी कभी हमारे पास क्या आता है 2 पाई R1 के बेस पे आता है,
2πr2 के बेस पे भी आता है, 2πr3 के माध्यम से भी आता है। उसी प्रकार हम लोग क्षेत्रफल के भी माध्यम से देखते हैं तो आता है भाई क्षेत्रफल के माध्यम से πr1 स्क्वायर आता है, πr2 स्क्वायर आता है, πr3 स्क्वायर आता है। व्यास के भी माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास आता है 2r1, 2r2, 2r3 के माध्यम से भी आता है इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो त्रिज्याओं के माध्यम से भी आपको जानना है, परिधि के माध्यम से भी जानना है, क्षेत्रफल के माध्यम से भी जानना है, व्यास के भी माध्यम से जानना है भाई, ठीक है। तो त्रिज्याएं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं क्योंकि रेडियस त्रिज्या को r से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो एक क्षेत्रफल के माध्यम से हो जाएगा भाई, एक परिधि के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्षेत्रफल के लिए देख सकते हैं, एक को हम लोग परिधि के लिए देख सकते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या फिर एक परिधि के लिए हो जाएगा। तो त्रिज्या r1 के बेस पे देख सकते हैं, एक को r2 के बेस पे देख सकते हैं, एक को r3 के माध्यम से देख सकते हैं, एक को परिधि के माध्यम से देख सकते हैं, 2πr1 के बेस पे देख सकते हैं, 2πr2 के माध्यम से देख सकते हैं, 2πr3 के माध्यम से देख सकते हैं, क्षेत्रफल को πr1 के माध्यम से देख सकते हैं, क्षेत्रफल को πr2 स्क्वायर के माध्यम से जान सकते हैं, फिर πr3 स्क्वायर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि त्रिज्या के बेसिस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, तो त्रिज्या के बेस पे हमारे पास हमेशा r आता है, व्यास के बेस पे हमारे पास 2r, और परिधि के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास आता है 2πr, और क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्षेत्रफल के बेस पे हमारे पास आता है आपका πr स्क्वायर के माध्यम से आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं भाई, त्रिज्या के माध्यम से क्या हो जाएगा, व्यास के माध्यम से क्या हो जाएगा, परिधि के माध्यम से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या के माध्यम से क्या हो जाएगा, व्यास के माध्यम से क्या हो जाएगा, परिधि के माध्यम से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई कि r के बेस पे रेडियस त्रिज्या होता है, और 2r के बेसिस में डायमीटर व्यास होता है, 2πr के बेसिस में सरकमफ्रेंस परिधि होता है, πr स्क्वायर के बेसिस पे एरिया क्षेत्रफल के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग त्रिज्या r के बेसिस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग व्यास 2r के बेसिस पे, फिर एक को परिधि 2πr के बेसिस पे, एक को क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस पे। तो त्रिज्या r होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2πr होता है, क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। तो त्रिज्या को r के लिए देखते हैं, व्यास को 2r के लिए, परिधि को 2πr के लिए, क्षेत्रफल को πr स्क्वायर के लिए। तो त्रिज्या r के बेस पे हो जाएगा, व्यास 2r के बेस पे हो जाएगा, परिधि 2πr के बेस पे हो जाएगा, क्षेत्रफल πr स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या को r के लिए हम लोग देखेंगे, व्यास को 2r के लिए देखेंगे, परिधि को 2πr के लिए देखेंगे, क्षेत्रफल को πr स्क्वायर के लिए देखेंगे, ठीक है। और त्रिज्याएं के माध्यम से यहाँ पर r1, r2, r3 के माध्यम से प्रयुक्त होगा। जैसे कि परिधि की जरूरत पड़ती है तो 2πr1, 2πr2, 2πr3, क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है तो πr1 स्क्वायर, πr2 स्क्वायर, πr3 स्क्वायर, व्यास की जरूरत पड़ती है तो 2r1, 2r2, 2r3 के माध्यम से भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि त्रिज्या r के बेस पे क्या हो जाएगा, व्यास के बेस पे क्या हो जाएगा, परिधि के बेस पे क्या हो जाएगा, और क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो ये कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, व्यास के बेस पे क्या हो जाएगा, परिधि के बेस पे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के बेस पे क्या हो जाएगा। तो त्रिज्याएं r1, r2, r3 हो जाएगा, परिधि के माध्यम से 2πr1, 2πr2, 2πr3 हो जाएगा, क्षेत्रफल के माध्यम से πr1 स्क्वायर, πr2 स्क्वायर, πr3 स्क्वायर हो जाएगा, व्यास 2r1, 2r2, 2r3 हो जाएगा। तो त्रिज्या को r के लिए देखेंगे, व्यास को 2r के लिए देखेंगे, परिधि को 2πr के लिए देखेंगे, क्षेत्रफल को πr स्क्वायर के लिए देखेंगे। तो त्रिज्याएं r1, r2, r3 के बेस पे रहेगा, परिधि 2πr1, 2πr2, 2πr3 के लिए रहेगा, क्षेत्रफल πr1 स्क्वायर, πr2 स्क्वायर, πr3 स्क्वायर रहेगा, व्यास 2r1 रहेगा, 2r2 रहेगा, 2r3 के माध्यम से रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो उस बनाए गए गोले की त्रिज्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर लेते हैं भाई, ये किसके बेस पे आएगा और ये किसके एक रोडिंग में भी आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ दिया गया है, दिया है त्रिज्याएं, दिया है r1 त्रिज्या पहला 6 सेंटीमीटर, दूसरा r2 त्रिज्या
8 सेंटीमीटर, तीसरा R3 का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, बड़ा गोला बनाया जाता है तो बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नए गोले की त्रिज्या बराबर, नए गोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा तीनों गोलियों की त्रिज्याएं, तीनों गोलों की त्रिज्याएं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नए गोले का आयतन हो जाएगा, इसलिए नए गोले का आयतन हो जाएगा बराबर तीनों गोलियों का आयतन हो जाएगा, बराबर तीनों गोलियों की त्रिज्याओं का आयतन, तीनों गोलियों की त्रिज्याओं का आयतन के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, पहला 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा, प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते जाएंगे। तो ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास R1 त्रिज्या के बेस पे 6 सेंटीमीटर दिया गया है, R2 त्रिज्या के बेस पे 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो R1 त्रिज्या के माध्यम से 6 सेंटीमीटर, R2 त्रिज्या के माध्यम से 8 सेंटीमीटर और R3 त्रिज्या के माध्यम से 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो दिया है त्रिज्या R1 इक्वल टू हमारे पास त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, R2 के बेसिस पे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, R3 के माध्यम से दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो नए गोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा तीनों गोलियों की त्रिज्याएं, तो नए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों गोलियों की त्रिज्याओं का आयतन हो जाएगा। तो नए गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब के बेस हो जाएगा, तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन क्या क्या है 4/3, तो 4/3 पाई कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 क्यूब फिर R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R1 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, R2 त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, R3 त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नए गोले की त्रिज्या बराबर तीनों गोलियों के त्रिज्याओं के माध्यम से हो जाएगा, इसलिए नए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों गोलियों के त्रिज्याओं का आयतन के बेस हो जाएगा। तो 4/3 पाई R क्यूब के बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब के बेसिस हो जाएगा प्लस 4/3 पाई R क्यूब R3 क्यूब के बेस हो जाएगा। तो नए गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब के बेसिस हो जाएगा प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब के बेसिस हो जाएगा। तो 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई और यहाँ पर हो जाएगा R1 क्यूब प्लस हो जाएगा R2 क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा R3 क्यूब के बेस हो जाएगा। क्लियर, तो दिया है R1 त्रिज्या इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, R3 त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। नए गोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा तीनों गोलियों की त्रिज्याएं, इसलिए नए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों गोलियों के त्रिज्याओं का आयतन के बेस हो जाएगा। तो 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई R क्यूब इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब हो जाएगा प्लस R3 क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से R1 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, R2 त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, R3 त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नए गोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा तीनों गोलियों की त्रिज्याएं हो जाएगा, इसलिए नए गोले का आयतन इक्वल हो जाएगा तीनों गोलियों की त्रिज्याओं का आयतन हो जाएगा। तो 4/3 पाई R क्यूब इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब के बेसिस पर हो जाएगा। तो 4/3 पाई R क्यूब के माध्यम से हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब के माध्यम से हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 4/3 चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू हो जाएगा
4/3 पाई हो जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ हो जाएगा। तो यहाँ से ये कॉमन निकला है तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा भाई, r³ इक्वल टू बचेगा r1³ प्लस हो जाएगा r2³ प्लस r3³ हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, r³ इक्वल टू हो जाएगा r1³ मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा प्लस 8 का क्यूब हो जाएगा प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा r³ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। चूँकि यहाँ पर r1 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के बेस पे था, r2 त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के बेस पे था, r3 त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे है। नए गोले की त्रिज्या, तीनों गोलियों की त्रिज्याएँ हैं, इसलिए नए गोले का आयतन बराबर तीनों गोलियों का त्रिज्याओं का आयतन हो जाएगा। तो 4/3 पाई r³ इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई r1³ प्लस 4/3 पाई r2³ प्लस 4/3 पाई r3³ हो जाएगा। तो 4/3 पाई r³ इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई r1³ प्लस r2³ के बेस हो जाएगा प्लस r3³ के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 4/3 पाई r³ निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ के माध्यम से हो जाएगा। तो r³ इक्वल हो जाएगा r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ हो जाएगा। तो r³ इक्वल हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब के बेसिस हो जाएगा। तो r³ के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 8 64 और 64 अट्ठे हम लोग को 64 अट्ठे करते हैं तो 8 चौक 32, 8 सेकंड 48 और 3 52 के बेस होता है। ठीक है, 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 ये होता है। क्लियर। चलिए अब यहाँ से r³ को जोड़ लेते हैं भाई। हमारे पास r³ के माध्यम से जो चीज़ है इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में जोड़ लेते हैं, क्योंकि r1 6 सेंटीमीटर के बेस पे है, r2 8 सेंटीमीटर के बेस पे है, r3 10 सेंटीमीटर के बेस पे है। नए गोले की त्रिज्या बराबर तीनों गोलियों की त्रिज्याएँ, तो नए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों गोलियों के त्रिज्याओं का आयतन के बेस हो जाएगा। तो 4/3 पाई r³ इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई r1³ प्लस 4/3 पाई r2³ प्लस 4/3 पाई r3³ के बेसिस हो जाएगा। तो 4/3 पाई r³ के बेसिस हो जाएगा। तो 4/3 पाई r1³ प्लस r2³ के बेसिस हो जाएगा प्लस r3³ के बेसिस हो जाएगा। क्लियर। तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा। 4/3 पाई को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। तो r³ इक्वल हो जाएगा r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ हो जाएगा। तो कैपिटल r² इक्वल हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा। तो r³ इक्वल हो जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 प्लस 10 का क्यूब होता है 1000 के बेस होता है। तो r³ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जोड़ लेते हैं भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 7 8 8 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, 1 है, 1 है तो 2 हो जाएगा भाई, 0 है, 5 है और 2 है तो 7 हो जाएगा भाई। और यहाँ पर क्या है 1 है तो 1728। इसका हम लोग को स्क्वायर क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है भाई। ठीक है, तो r के बेसिस हो जाएगा तो अंडर 1728 का क्यूब रूट लग जाएगा। ठीक है, तो 1728 का आप लोगों को निकालना है इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में। तो आपके पास चाहोगे तो 2 से निकाल सकते हो, चाहोगे तो 4 के बेसिस पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, 4 बड़ा संख्या है इसलिए 4 से निकालते हैं, जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो 4 के बेस पे हम लोग निकाल लेते हैं। 4 चौक 16, 1 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, चलिए इसको फिर से 4 से करते हैं। 4 एकम 4, 4 शून्यम 0, 4 8 32। फिर इसको 4 से कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्या आता है 4 दूनी 8, 2 4 7 28 और 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 4 गुणित 3 यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 12। तो r का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। अतः नए गोले की त्रिज्या, अतः नए गोले की त्रिज्या, अतः नए गोले की त्रिज्या, अतः नए गोले की त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। और यही आपका क्या रहेगा भाई, यही आपका क्या रहेगा भाई, यही आपका
आंसर रहेगा भाई, यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो बेसिकली हम लोग इस चीज़ को देख लिए हैं कि R1 त्रिज्या के बेसिस पे दिया गया 6 सेंटीमीटर के बेस पे, R2 के बेसिस पे दिया गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, R3 के बेस पे 10 सेंटीमीटर के एक रोडिंग में दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि R1 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के बेस पे है, R2 त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के बेस पे है, R3 त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे है। नए गोले की त्रिज्या बराबर तीनों गोलियों को त्रिज्याएं के माध्यम से, इसलिए नए गोले का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों गोलियों की त्रिज्याओं का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। अतः नए गोले की त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं भाई, और इस चीज़ को आप लोग घनमूल के बेसिस पे निकाल सकते हैं, वर्गमूल के बेस पे निकाल सकते हैं, घनमूल के बेसिस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं 4 के बेसिस पे निकाला कि 4 चौक 16, 1 बच गए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 शून्य 0, 4 8 32, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 7 28, 3 या 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और यहाँ पर जोड़ा बना दिए तो 3 का एक जोड़ा बनता है तो 4 बाहर आ गए, 3 बाहर आ गए तो 4 तिया 12 के माध्यम से आपके पास ये कंटेंट आ गया, ठीक है। तो जब भी लोहे के इस तरीके से तीनों गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर के बेस पे है, 8 सेंटीमीटर के बेस पे है, 10 सेंटीमीटर के बेस पे है, को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस बनाए गए नए गोले की त्रिज्या के माध्यम से आप लोगों को कंटेंट ज्ञात करना रहेगा। तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग ज्ञात कर सकते हैं भाई कि प्रथम त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, द्वितीय त्रिज्या के माध्यम से क्या होगा, तृतीय त्रिज्या के माध्यम से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोगों का जो आधार के बेसिस पे रहेगा भाई, जो आप लोग पास आधार के जो बेस पे होता है, किसके बेस पे होता है, जो आप लोग पास आधार की त्रिज्या के बेस पे होता है जो कि r होता है, और आधार का व्यास 2r होता है, आधार की परिधि 2 पाई r होता है, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर के बेसिस पे होता है, क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिज्या R1 इक्वल टू त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के बेसिस पे है, R2 त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के बेस पे है, R3 त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो इन त्रिज्याओं के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो गोले के आयतन के बेस पे है, गोले के जो आयतन के बेस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया था कि प्रथम R1 के बेस पे क्या होता है, और दूसरा R2 के बेस पे क्या होता है, तीसरा R3 के बेस पे क्या होता है। तो R1 त्रिज्या के लिए देखेंगे, फिर R2 त्रिज्या, फिर R3 त्रिज्या के लिए देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के माध्यम से देखते हैं भाई, R1 त्रिज्या के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा, और दूसरा देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा, ये 4/3 पाई R3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो आयतन के बेस पे, और जब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे, जब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। गोले का आयतन R1 त्रिज्या के बेस पे है 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा, R2 त्रिज्या के बेस पे 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा, R3 त्रिज्या के बेस हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब के बेसिस हो जाएगा। तो गोले का आयतन R1 त्रिज्या के बेस पे 4/3 पाई R1 क्यूब हो जाएगा, R2 त्रिज्या के बेस पे 4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा, R3 त्रिज्या के बेस हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, R1 त्रिज्या के माध्यम से देखेंगे, और R2 त्रिज्या के माध्यम से देखेंगे, और R3 त्रिज्या के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो पहला R1 के बेस पे, दूसरा R2, तीसरा R3। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, और 4 पाई R3 स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए, तो गोले के आयतन के बेस पे आपके पास होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, और R2 के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब, और R3 के लिए 4/3 पाई R3 क्यूब के माध्यम से होता है। R1 त्रिज्या के माध्यम से 4 पाई R1 क्यूब, और R2 त्रिज्या के लिए 4 पाई R2 का स्क्वायर के बेस पे होता है, और तीसरा R3 के बेस पे होता है 4 पाई R3 स्क्वायर के माध्यम से होता है। तो गोले के आयतन के बेस पे जान सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से जान सकते हैं R1 त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, R2 त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, R3 त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा। तो गोले का आयतन R1 त्रिज्या 4/3 पाई R1 क्यूब, R2 त्रिज्या के बेस पे 4/3 पाई R2 क्यूब, और R3 त्रिज्या 4/3 पाई R3 क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल R1 त्रिज्या
दूसरा R2 त्रिज्या, तीसरा R3 त्रिज्या के बेस पे हो जाएगा। तो पहला 4πr1 स्क्वायर हो जाएगा, R2 त्रिज्या के लिए 4πr2 स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। ये आपका किसके बेसिस हो जाएगा, R2 त्रिज्या R2 स्क्वायर के बेस हो जाएगा। ये आप लोगों का R3 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि गोले के आयतन के बेस पे क्या क्या कंटेंट होगा या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा। ठीक है, क्योंकि एक आप लोगों का गोले के आयतन के बेस पे होता है और एक आप लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से होता है। ठीक है, तो एक चीज़ को हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, एक को हम लोग गोले के आयतन के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, कि गोले के आयतन के बेस पे क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है, चाहे वह अर्ध गोले के बेस पे हो या फिर पूर्ण गोले के बेस पे, क्योंकि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 3πr स्क्वायर होता है। अब इसमें त्रिज्याएँ रहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3πr1 स्क्वायर, 3πr2 स्क्वायर, 3πr3 स्क्वायर। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रहता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये होता है आप लोगों का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर के बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2πr1 स्क्वायर, 2πr2 स्क्वायर, 2πr3 स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तीसरा यहाँ पर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/3πr³ के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर ये कितना हो Paजाएगा, 2/3πr1³, 2/3πr2³, 2/3πr3³ के माध्यम से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम लोग गोले का आयतन के बेस पे देख सकते हैं 4/3πr1³ के माध्यम से, दूसरा त्रिज्या 4/3πr2³ के माध्यम से, तीसरा R3 त्रिज्या 4/3πr3³ के माध्यम से, पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं R1 त्रिज्या के लिए 4πr1 स्क्वायर, R2 त्रिज्या के लिए 4πr2 स्क्वायर, R3 त्रिज्या के लिए 4πr3 स्क्वायर के बेस हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर और 3πr1 स्क्वायर, 3πr2 स्क्वायर, 3πr3 स्क्वायर के बेस हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर होता है, तो 2πr1 स्क्वायर, 2πr2 स्क्वायर, 2πr3 स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा, तो 2/3πr1³, 2/3πr2³ हो जाएगा, 2/3πr3³ हो जाएगा। तो गोले का आयतन के बेस से 4/3πr1³, 4/3πr2³, 4/3πr3³ हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल R1 त्रिज्या के लिए 4πr1 स्क्वायर, 4πr2 स्क्वायर, 4πr3 स्क्वायर हो जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ हो जाएगा, तो 2/3πr1³ हो जाएगा, 2/3πr2³ हो जाएगा, 2/3πr3³ हो जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं तो 3πr स्क्वायर के माध्यम से होता है, जहाँ पर 3πr1 स्क्वायर, 3πr2 स्क्वायर, 3πr3 स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो फिर भी हमारे पास ये कंटेंट के एक रोडिंग में आएगा भाई कि 2πr1 के बेस पे क्या हो जाएगा, तो 2πr1 स्क्वायर, 2πr2 स्क्वायर, 2πr3 स्क्वायर, 2/3πr³, 2/3πr1³, 2/3πr2³, 2/3πr3³ हो जाएगा। तो गोले का आयतन के बेस से 4/3πr1³, 4/3πr2³, 4/3πr3³, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/r1 स्क्वायर, R2 त्रिज्या के लिए 4πr2 स्क्वायर और R3 त्रिज्या के लिए 4/r3 स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर के बेस हो जाएगा, 3πr1 स्क्वायर, 3πr2 स्क्वायर, 3πr3 स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr³, 2πr1 स्क्वायर, 2πr2 स्क्वायर और 2πr3 स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन के बेस हो जाएगा 2/3πr³ के बेस हो जाएगा, 2/3πr1³, 2/3πr2³, 2/3πr3³ हो जाएगा। तो गोले का आयतन के बेस पे त्रिज्या 4/3πr1³, R2 त्रिज्या 4/3πr2³ के बेस हो जाएगा, R3 त्रिज्या 4/3πr³ के बेस हो जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल R1 त्रिज्या 4πr1 स्क्वायर, R2 त्रिज्या के बेस से 4πr2 के बेस हो जाएगा, R3 त्रिज्या
4 पाई आर थ्री स्क्वायर के बेस पर जाएगा तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर वन स्क्वायर, 3 पाई आर टू स्क्वायर, 3 पाई आर थ्री स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर वन स्क्वायर, 2 पाई आर टू स्क्वायर, 2 पाई आर थ्री स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर वन क्यूब, 2/3 पाई आर टू क्यूब, 2/3 पाई आर थ्री क्यूब के माध्यम से हो जाएगा। तो इतने में आप लोगों का ये जो एक्सरसाइज 4 है, प्रश्नावली 4 है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्नावली 5 आएगा भाई, ठीक है। ये आप लोगों का प्रश्नावली 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 5, एक्सरसाइज 5, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं।